हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और खूब मन लगा करके अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आइए दोस्तों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। हम लोग आज शुरू करने जा रहे हैं 2019 और 20 का जो पेपर है उसको सॉल्व करने वाले हैं हम, पीएससी द्वारा जो आया है ना। इसके पहले हम लोग 21, 22, 23, 24 तक के एमपीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में जो प्रश्न पत्र आए थे उनको हम सॉल्व कर चुके हैं ना। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 19 और 20 का। ठीक है, तो बने रहिए और देखते रहिए आगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। और आप लोगों के मन में ये क्वेश्चन हमेशा बना रहता है कि हमको ये जो पेपर है ये सॉल्व करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या आखिर क्यों करें हम ये जो है पेपर सॉल्व, है ना। तो इसका आंसर भी आपको इस क्लास के एंड में मिलने वाला है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमको पेपर सॉल्व करना है, तो पेपर सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम ने मौलिक अधिकारों की सूची से संपत्ति के अधिकार को हटाया, है ना। तो कौन सा संविधान संशोधन था वो, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम। कब आया था, 1978 में आया था। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में आया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में दल विहीन प्रजातंत्र किसने प्रस्तावित किया। तो इसमें दो ऑप्शन को जो है आयोग ने सही माना है, महात्मा गांधी और जयप्रकाश नारायण। दल विहीन प्रजातंत्र, है ना, प्रस्तावित किसने किया था, तो महात्मा गांधी और जयप्रकाश नारायण, ये दोनों आंसर इसके सही हो। भारत की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन रही है, तो वीएस रमा देवी रही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्य को निर्धारित करता है, तो वो है आपका आर्टिकल 49। नियंत्रक और महापरीक्षक आपको पढ़ लेना है। अगला क्वेश्चन है आपका, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान करने की अनुशंसा करने वाली समिति का नाम क्या था, तो वो सिंघवी समिति थी, है ना, LM सिंघवी समिति। मैंने इसके पहले भी आपको बताया कि पंचायत वाला टॉपिक हमको पढ़ना है, आपको संविधान संशोधन पढ़ना है ना। ये ऐसे टॉपिक्स है जहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, इनको नहीं छोड़ना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम का संबंध किस खेल से है, तो इनका जो संबंध है वो क्रिकेट से है। ठीक है, ये हॉकी खिलाड़ी थे वो बात अलग है, लेकिन जो संबंध रहा है वो किससे रहा है, क्रिकेट। मध्य प्रदेश का राज्य घुड़सवारी अकादमी की स्थापना कब हुई। एमपी में राज्य घुड़सवारी पूछ रहा है ना, एकेडमी की स्थापना कब हुई, तो 2007 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित खेल पुरस्कार कौन सा है, तो कौन सा है, एकलव्य खेल पुरस्कार है। अगला क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से 2018 में मध्य प्रदेश राज्य के विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ियों में कौन सा खिलाड़ी दिव्यांग श्रेणी में आता है। क्या पूछ रहा है, विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ियों, है ना, और कहाँ के, मध्य प्रदेश के। कब की बात कर रहा है, 2018 की बात कर रहा है ना। तो कौन सा खिलाड़ी दिव्यांग श्रेणी में आता है, तो जो थे वो सोनू गोलकर थे। अगला क्वेश्चन है मुस्कान किरार, है ना, ये खिलाड़ियों के नाम और कौन सा खेल खेलते हैं ये भी आपको पढ़ लेना एकदम। एक क्वेश्चन तो यहाँ से मिलेगा ही मिलेगा आपको, किस खेल से संबंधित है, किस जिले से संबंधित है, सब आपको पता होना चाहिए। पैरा खिलाड़ी भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सतपुड़ा क्षेत्र में, हाँ, तो मुस्कान किरार जो थे वो किससे संबंधित है, मुस्कान किरार तीरंदाजी से संबंधित। सतपुड़ा क्षेत्र में स्थित श्रेणियों में से पश्चिम से पूर्व की ओर, है ना, पश्चिम, ये इधर से पूछा है, इधर की ओर। ठीक है, ये आपका, एक मिनट अपन एमपी का मैप बना लेते हैं, यहाँ पर ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। तो ये आपका पूर्व हो गया, है ना, और ये आपका हो गया पश्चिम, है ना। तो इधर से बोल रहा है, इधर जाने पर, है ना, इधर जाने पर इनका क्रम पूछ रहा है। तो यहाँ पर आपको बड़वानी की पहाड़ियाँ मिलेगी, है ना, फिर यहाँ सेंटर में जो है आपको महादेव श्रेणी मिल जाएगी और इधर आपको मिल जाएगी मेकल श्रेणी, है ना। तो ये सब किसका भाग है, आपकी सतपुड़ा का। ठीक है, सतपुड़ा का भाग है, और इसमें हम पश्चिम से अगर पूर्व की ओर जाएंगे तो सबसे पहले हमको मिलेगी यहाँ पे बड़वानी की पहाड़ियाँ, यहाँ पर हमको मिलेगी महादेव की पहाड़ियाँ, और यहाँ हमको मिलेगी मेकल की पहाड़ियाँ। आप कमेंट करके बताइए मेकल श्रेणी से जो है किन नदियों का उद्गम होता है ना। अगला क्वेश्चन है अपना, अगला क्वेश्चन है, किस नदी घाटी गहरी खड्ड भूमि के लिए विख्यात है, तो सभी लोग जानते हैं चंबल। कौन से एरिया में बनाती है ये खड्ड, बीहड़ जो है, वो मुझे आप कमेंट करके बताएंगे। इंदौर से जयपुर को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग का संशोधित नंबर क्या है, तो वो है 52, NH 52, है ना। निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्ग से भी एक क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पर ना, तो पढ़ लेना, हवाई अड्डा से आ जाएगा या फिर राजमार्ग से आ जाएगा।
दोनों टॉपिक में से एक क्वेश्चन आएगा, है ना, तो इनको पढ़ लेना। बेसिक चीज़ें ही पूछेगा, है ना, ज़्यादा डीप में नहीं जाएगा, इसलिए आप लोग भी ये ध्यान रखें, है ना, कि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है या नहीं। जो लोग अभी तक मैंने जो 3 से 4 क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाए, अगर उतना भी आपने किया ना, तभी आपको पता चला होगा कि पैटर्न क्या है क्वेश्चन का, है ना। तो वो पूछ लेता है कि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है, कौन सा निशा पूछ लेता है ना। और ये राजमार्ग से संबंधित पूछ लेता है कि ये कहाँ से गुजरता है, ठीक है। तो थोड़ा सा ऐसा पढ़ लेना, और कोई चेंजेस अगर किए हैं तो वो भी आप देख लेना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से परमार राजवंश के इतिहास पर प्रभाव डालने वाला स्रोत कौन सा है? तो ये सभी है, पद्मगुप्त का नरसंसांक चरित, मेरुदुंग की प्रबंध चिंतामणि और उदयपुर प्रशस्ति, ये सभी जो है वो क्या है, परमार राजवंश के इतिहास पर प्रकाश डालने वाले सोर्स रहे। अगला क्वेश्चन है, चित्तौड़ के त्रिभुवन नारायण मंदिर को किसने बनवाया था? त्रिभुवन नारायण मंदिर की बात कर रहा है ना। मंदिर से भी एक क्वेश्चन आ सकता है ना, तो मंदिर से भी पढ़ लेना आप। एमपी के तो पढ़ ही लेना, एमपी का तो कुछ भी नहीं छोड़ना है अपने को, है ना। तो वो क्या था, परमार राजा भोज, है ना, इन्होंने करवाया था। कहाँ पर करवाया था? चित्तौड़ में, नारायण मंदिर, है ना, त्रिभुवन नारायण मंदिर का। अगला क्वेश्चन है, एमपी का कौन सा हवाई अड्डा? देखो अभी बताया था मैंने ऊपर आपको, है ना, आया ना ऐसा क्वेश्चन, एमपी का कौन सा हवाई अड्डा क्रियाशील नहीं है? अब यहाँ पे आ गया क्रियाशील नहीं है ना, तो कौन सा नहीं है? पन्ना जो हवाई अड्डा है वो क्रियाशील नहीं है। अगला क्वेश्चन है, एमपी की पिछली विधानसभा 2014 से 18 के अध्यक्ष कौन रहे? तो कौन थे वो? डॉक्टर सीतासरण शर्मा रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश का राज्यपाल नहीं रहा है? तो कौन नहीं रहे? न्यायमूर्ति अंशुमान सिंह। अगला क्वेश्चन है, एमपी से किस राज्य की सीमा नहीं छूती है? एमपी का जो अपना है उसका कौन से राज्य की सीमा नहीं साझा होती है? तो वो आपके झारखंड की है। जब विभाजन नहीं हुआ था तो विभाजन के पहले छूती थी, लेकिन वर्तमान में जो है सन 2000 के बाद से हमारे एमपी से झारखंड की सीमा साझा नहीं होती है। कितने राज्यों से हमारे मध्य प्रदेश की सीमा साझा होती है? कमेंट करके आप बताएंगे। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ये आपको याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, एमपी राज्य निर्वाचन आयोग में निम्नलिखित में से कौन आयुक्त नहीं रहा है? पूछ रहा है नहीं रहा है, निर्वाचन आयुक्त का पूछा है इसने, कौन नहीं रहा है? तो अवनी वैश्य नहीं रही है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के क्षेत्र में, ये कंप्यूटर आपकी यूनिट 9 के क्वेश्चन है, ये वायरस का फुल फॉर्म पूछ लिया इन्होंने, है ना। जहाँ से भी पढ़ रहे हो आप, ये जो फुल फॉर्म दे रखी है वर्ड्स की, ये आप जरूर पढ़ लेना, है ना। अगर निर्माण की बुक होगी ना आपके पास, तो लास्ट में आप देखेंगे वहाँ पे बहुत सारे आपको ऐसे चीज़ें मिल जाएंगी देखने को, तो वो फुल फॉर्म जरूर पढ़ लेना। हो सकता है एक क्वेश्चन वहाँ से भी आपको मिल जाए यूनिट 9 में देखने को लिए। तो वायरस का क्या है? वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जो अनधिकृत पहुंच प्राप्त करता है, महत्वपूर्ण डाटा को नष्ट करता है, वैध उपयोगकर्ताओं की सेवाओं को अस्वीकार करता है ना, या उनके लक्ष्यों के लिए समस्याएं पैदा करता है, क्या कहलाता है? तो क्रैकर और डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, है ना, दोनों कहलाता है ये। आयोग ने जो है 2 आंसर इसके माने। पहला साइबर लॉ जो भारत में ई कॉमर्स के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है, तो वो कौन सा है? ये अधिनियम आप जरूर पढ़ लेना, 2000 वाला, है ना, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000। ऐसे बहुत बार क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। और बेसिक चीजें पढ़ना, ज्यादा डीप में मत जाना, धारा ये वगैरह ये नहीं पढ़ना, अब हट गया है सब, है ना, इसमें नहीं जाना अपने को, बस बेसिक। वो पूछ लेगा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम कब आया, अब आप ये पढ़ लिया है आज आपने, तो आप फटाफट टिक कर देंगे कि 2000 में आया था, ठीक है। और यहीं से जो है कानूनी ढांचा इसको मिला था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक साइबर अपराध नहीं है? तो ऑनलाइन चैटिंग जो है वो साइबर अपराध आपका नहीं है। बाकी फिशिंग, साइबर स्टॉकिंग, आइडेंटिटी थेफ्ट जो है आपका साइबर अपराध माने जाते हैं। ईमेल पता दे रखा है यहाँ पर, ऐसा आपको आ सकता है क्वेश्चन, है ना। डोमेन नेम से आ रहे हैं बार बार क्वेश्चन, ये पढ़ लेना डोमेन नेम वाला टॉपिक, है ना। तो इसमें डोमेन नेम क्या हो जाएगा, है ना, तो डोमेन नेम हो जाएगा यहाँ पर itdesk.info, है ना, ये डोमेन नेम हो जाएगा। और ये @ आपके डोमेन नेम को और आपके यूजर नेम को क्या करता है? सेपरेट करता है। ये जो @ दिख रहा है ना यहाँ पर, ये तो पीछे जो रहता है वो डोमेन नेम और आगे जो रहता है वो यूज़र नेम रहता है ईमेल एड्रेस में। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों को शायद ये चीज़ नहीं पता हो, इसलिए मैंने थोड़ा सा बता दी, बाकी तो मैक्सिमम को पता ही रहता है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की नियुक्ति के लिए सिफारिशें करने वाली समिति का कौन सदस्य नहीं है?
तो कौन नहीं है, राज्यसभा का सभापति जो होता है वो इसका सदस्य नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। नहीं है पूछा है, लेकिन यहाँ पर जो है आयोग ने 3 ऑप्शंस को जो है सही आंसर माना है यहाँ पर, है ना। तो अध्यक्ष 5 वर्ष की अवधि तक, अध्यक्ष 5 वर्ष की अवधि तक पद धारित करता है। आयोग के सदस्य 5 वर्ष की अवधि तक पद धारित करते हैं। सदस्य 5 वर्षों की दूसरी अवधि के पुनर्नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होता है। तो यहाँ पर ये जो तीनों ऑप्शन है ये सही नहीं है। अगला क्वेश्चन, राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति की जाती है, कौन करते हैं। राज्य की बात हो रही है तो भैया राज्य का हमारा प्रमुख कौन होता है, राज्यपाल होता है, तो वही करेंगे नियुक्ति। और त्याग पत्र जो अगर इनको देना होगा तो वो भी किसको देंगे, राज्यपाल जी को देंगे। अगला क्वेश्चन है, मानव अधिकार न्यायालयों में मामलों के संचालन के प्रयोजनार्थ राज्य सरकार एक अधिवक्ता को विशिष्ट लोक अभियोजक के रूप में विनिर्दिष्टित कर सकती है जो कम से कम वर्षों तक प्रैक्टिस में रहा हो, है ना। तो कितने साल की प्रैक्टिस उसकी जरूरी है, तो 7 साल की प्रैक्टिस जरूरी है। अगला क्वेश्चन है आपका, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अंतर्गत सभी दंडनीय अपराध है ना। तो क्या है इस अधिनियम के अकॉर्डिंग, अपराध संज्ञेय तथा संक्षेपतः विचारणीय, है ना। आयोग ने 2 ऑप्शन जो है यहाँ पर इसके सही, 2 ऑप्शन को जो है सही इसको बताया है ना। तो क्या है, संज्ञेय तथा संक्षेपतः विचारणीय, संज्ञेय तथा आश्रमणीय, ये दोनों हो जाएंगे ऑप्शन आपके ए और बी, दोनों इसके सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा उपग्रह शैक्षणिक संस्थान उपग्रह है ना। तो आपका क्या है, सत्यभामा सेट, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा प्रदूषण नॉकनी सिंड्रोम के लिए उत्तरदायी है। दोस्तों एक बात यहाँ बता दूं मैं आपको, यूनिट 7 में बहुत कन्फ्यूजन होता है लोगों को, लेकिन आपको प्रदूषण वाला जो टॉपिक है सबसे एंड वाला यूनिट 7 का, उसमें आपको ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखना है कि कौन से प्रदूषण से कौन सा रोग हो रहा है। एक क्वेश्चन आपका परफेक्ट अगर आया है तो बैठ जाएगा यहाँ से, और ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है आपको, है ना। 5 से 7 जो है प्रकार दे रखे हैं वो आप पढ़ लिया आपने, ज़्यादा करके वो पूछता है फ्लोराइड का हो गया, कैडमियम का हो गया, है ना, पारा का हो गया। तो इस तरह से जो है क्वेश्चन आपके पूछ लेता है वो, तो ये अगर आप पढ़ लेंगे तो आपका एक क्वेश्चन जो है फिक्स हो जाएगा। मात्र आपके 5 से 10 मिनट भी नहीं लगेंगे इस क्वेश्चन को जो है सॉल्व करने में, आपको मतलब याद करने के लिए हमेशा के लिए, ठीक है। तो मैं आपको बता देती हूँ थोड़ा सा यहाँ पर, है ना, कौन से इससे कौन सा प्रदूषण जो है होता है, थोड़ा सा मैंने यहाँ पर अपना बना रखा है ना। तो फ्लोराइड आपका दे ही रखा है, नॉकनी सिंड्रोम, है ना। फ्लोराइड जो है ये क्या है, एक तरह का प्रदूषक है ना। और ये जो बीमारियां होती है कैसी होती है, जल प्रदूषण की वजह से होती है। नॉकनी सिंड्रोम, इसका मेन प्रदूषक कौन रहता है, फ्लोराइड रहता है ना। उसके बाद एक यहाँ पर आप देख रहे हो पारा, है ना। तो पारा जो है ये क्या करता है, मिनी माता करके बीमारी होती है, तो वो जो है उत्पन्न करने के लिए जिम्मेदार होता है, मिनी माता, है ना, माता, समझ लेना क्या लिखा है, मिनी माता। अब यहाँ पे इसको याद भी करवा देती हूँ मैं आपको। यहाँ पे लिखा हुआ है माता, है ना, माता, और यहाँ पे लिखा हुआ है पारा मीन्स मोती, है ना। तो माता क्या करती है, मोती पहनती है ना। पारा मर्क्यूरी मतलब मिनी माता, है ना। माता हमारी मम्मियाँ क्या करती है, पारा पहनती है ना। तो ये याद हो जाएगा। उसके बाद है आपका आर्सेनिक में आपको सैनिक वर्ड छुपा हुआ सा नहीं लग रहा है, सैनिक, है ना। तो सैनिक क्या करते हैं, काले जूते पहनते हैं ना। तो क्या हो जाएगा इस बीमारी का नाम, ब्लैक फुट, है ना। ब्लैक फुट एक बीमारी होती है ना। तो आप इसको याद रखिए कि सैनिक हमारे जो क्या करते हैं, काले जूते पहनते हैं, है ना। तो उससे ये बीमारी आपको याद हो जाएगी। कैडमियम, है ना। तो कैडमियम में के से कैट याद रख लेना, और क्या करती है, कैट काटती है, तो काटती, इटाई याद रहेगा आपको, काट और ईटा, है ना। तो इटाई रोग आपका क्या हो जाएगा, किससे होता है, कैडमियम से, ठीक है। चलो आगे आते हैं। अभी मैं लिख नहीं पा रही हूँ प्रॉपर, लेकिन मैं जो बोल रही हूँ उस पर ध्यान देना आप, है ना। चलो एक बार वो रिवाइज कर ले, यहीं कि इसको फ्लोराइड से कौन सा होता है, नॉकनी सिंड्रोम। मर्क्यूरी, पारा कौन पहनती है, माता पहनती है ना, तो मिनी माता। आर्सेनिक, सैनिक क्या करते हैं, जूते पहनते हैं, कैसे पहनते हैं, काले जूते, है ना। काले जूते मतलब ब्लैक फुट बीमारी हो जाएगी।
कैडमियम, कैट काटती है ना, तो इटाई इटाई हो गया याद। कुछ और है, पीबी लेड है ना, सीसा जो होता है उसका भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो उसके लिए आप नोट डाउन कर लीजिए। एनीमिया, एक छोटी सी टेबल बना लेंगे और ये टेबल को पढ़ लेंगे ना, ये बहुत काम आएगी। अगर क्वेश्चन आया तो 1 नंबर तय हो जाएगा आपका ये 4-5 लाइन पढ़ लेने से, है ना। तो फास्फोरस जो होता है वो किसके लिए होता है, दांत और हड्डियों का गलना, ठीक है। और आर्सेनिक का मैंने बता ही दिया है। और एक और आप लिखिए, लेड और सीसा, लेड या सीसा जो पीबी होता है ना, तो वो किसके लिए जिम्मेदार होता है, एनीमिया और मसूड़े का नीलापन, ये वाली बीमारी, ये वाला जो रोग है वो उत्पन्न करने के लिए ये जिम्मेदार होता है। उसके बाद एक है नाइट्रेट, है ना, तो नाइट्रेट में आपको थोड़ा सा ऐसा साउंड करना है, नाइट रेट। देखो मैं कोशिश करती हूँ कि अच्छा सा थोड़ा सा लिखा जाए, नाइट्रेट। मैं बहुत सारा कुछ बताना चाहती हूँ लेकिन है ना इतना टाइम नहीं है, इसीलिए हमको अभी मेन फोकस क्या करना है कि हमको ये जो है क्वेश्चन सॉल्व करना है, इसीलिए मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाती, जो आंसर है वो बता के आगे बढ़ रही हूँ। लेकिन थोड़ा सा मुझे लगा कि यहाँ बता देना चाहिए, यूनिट 7 में हेल्प हो जाएगी। नाइट्रेट जो है ना, तो नाइट्रेट में से आपका वर्ड निकल के आ रहा है नाइट निकल के आ रहा है ना। तो नाइट में कौन रोता है, छोटे बच्चे होते हैं, वो रोते हैं ना, ज़्यादा करके बच्चे नाइट में रोते हैं। तो क्या हो जाएगा, ब्लू बेबी सिंड्रोम जो है वो किससे होता है, नाइट्रेट की वजह से होता है ना, नाइट्रेट की वजह से। कितने याद हो गए आपको, फ्लोराइड का याद हो गया एक, नॉकनी सिंड्रोम। पारे का याद हो गया, माता पारा पहनती है ना, मिनी माता। कैडमियम का याद हो गया, इटाई है ना, कैट काटती है। फॉस्फोरस का याद हो गया, है ना, रस, दांत से आप काटेंगे किसी भी फ्रूट को तो उसमें से क्या निकलेगा, रस निकलेगा, है ना। और हड्डियों का गलना, है ना, दांत और हड्डी दोनों किससे मिलते हैं, बने होते हैं, कैल्शियम और फॉस्फोरस। तो ये फॉस्फोरस आप ऐसे भी याद रख सकते हो ना। लेड हो गया एक अगला अपना, है ना, एनीमिया और मसूड़ों का नीलापन। एक आपका नाइट्रेट हो जाएगा, ब्लू बेबी सिंड्रोम, नाइट में बच्चा रोता है। आर्सेनिक, सैनिक काले जूते पहनता है। याद हो गए, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। मैंने आपको प्रदूषक याद करवा दिए कि किसकी वजह से क्या रोग उत्पन्न होता है ना। यहाँ से आपको कोई सी भी एग्जाम आप दे रहे हो क्वेश्चन मिलता है देखने को, है ना, तो इसको याद जरूर रखना आप। अगला क्वेश्चन है, एक ही पौधे के एक पुष्प के परागकोश से परागकण का उसी पौधे के दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र में स्थानांतरण क्या कहलाता है, तो सजात पुष्पी परागण कहलाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग कंप्यूटर भाषा है। आपको एक बात बता देती हूँ मैं यहाँ पर, यूनिट 9 का जो कंप्यूटर का आधारभूत ज्ञान है ना, उसके अंदर आपने अगर कंप्यूटर की लैंग्वेजेस नहीं पढ़ी है उसको छोड़ना मत, पढ़ना है अपने कंप्यूटर की लैंग्वेजेस, ठीक है। और उसमें भी आपको उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आपको पढ़ना है ना, किसकी, कंप्यूटर की, है ना। तो वो ऐसा दे देता है, बार बार देखने को मिल रहा है ये, कोबोल, पास्कल, बेसिक, है ना। तो ये सब क्या है, भाषाएं है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अभी यहाँ पे ना एक तरह से ऐसे भी पूछ लेता कि कौन सी कंप्यूटर भाषा नहीं है, अब यहाँ उपरोक्त सभी की जगह कोई ऐसी भाषा दे देता जो उच्च स्तरीय नहीं है, प्रोग्रामिंग कंप्यूटर भाषा, और आपका आंसर फिर वो हो जाता। क्योंकि अगर आपने पढ़ा हुआ है तो आपको पता रहेगा, या फटाफट पहचान लोगे क्या रहे, कोबोल है, पास्कल, अरे बेसिक है, ये तो सब उच्च स्तरीय है, तो आप इससे पहचान लोगे। एक निम्न स्तरीय होती है, एक उच्च स्तरीय, 2 तरह की कंप्यूटर लैंग्वेजेस होती है ना। तो उसको पढ़ लेना, आएगा क्वेश्चन यहाँ से। मनुष्य की मुख गुहा में निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रारंभ होता है ना। अगेन ये यूनिट 7 का क्वेश्चन है, मानव शरीर से है ना। तो माउथ में किसका हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट का। अभी तो इतना टाइम नहीं है, लेकिन आने वाले दिनों में जब ये 2025 का प्री कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में हर एक आपके साइंस के वाले टॉपिक भी आपको मैं बताऊँगी थोड़ा डीप में। मेरा साइंस से सब्जेक्ट रहा है तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है पढ़ाना, इसलिए मैं थोड़ा सा डीप में इनका जो है लेकर आऊँगी, और जो हमारे एग्ज़ाम ओरिएंटेड रहेगा वही चीज़ मैं आपको पढ़ाऊँगी, है ना। तो बने रहिए आप, देखते रहिए, ताकि इससे आपकी जो है मेंस, जब आपका प्री 25 वाला प्री क्वालिफाई हो जाएगा और फिर आप मेंस राइटिंग करेंगे ना, तो उसके लिए आपको बहुत हेल्प मिलेगी, क्योंकि आपके मेंस के सिलेबस में भी ये चीज़ें दे रखी हुई है ना। तो अभी तो हमको प्री पॉइंट ऑफ व्यू से हमको पढ़ना है, तो इसलिए हम मेन फैक्ट याद रखेंगे, डीप में नहीं जाएंगे। तो मुख गुहा में किसका पाचन होता है, कार्बोहाइड्रेट का। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है, तो एंटोनियो गुटेरेस जो थे वो महासचिव थे। निम्न में से कौन सा चित्रकार 1922 में मध्य प्रदेश में जन्मा किंतु 1950 की बाद फ्रांस में रहकर कार्य किया तथा 2016 में नई दिल्ली में देहांत हो गया, तो वो कौन था, सैयद हैदर रजा थे, है ना। अगला क्वेश्चन, मानव सभ्यता के विकास की कहानी दर्शाने वाला देश का सबसे बड़ा संग्रहालय इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है,
तो ये आपका भोपाल में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर फुटबॉल विश्व कप 2018 की बात हो रही है। फाइनल मैच में क्रोएशिया की राष्ट्र प्रमुख अपनी टीम की हौसला अफजाई के लिए स्टेडियम में मौजूद रहे, है ना। तो जब ये वर्ल्ड कप हो रहा था फुटबॉल का 2018 में फाइनल मैच में, तो कौन थे वो जो यहाँ पर अपनी टीम के लिए थे, वो थे कोलिंदा गर्बर कितारोविच। अगला क्वेश्चन है, तो ये करंट अफेयर का था क्वेश्चन, चाहे तो इग्नोर भी कर सकते हैं, अभी नहीं आएगा ऐसा, अभी करंट का आपने को याद रखना है ना, अगर ऐसे कुछ घटना हुई तो ऐसे को इग्नोर भी कर सकते हैं, पेपर में है इसलिए मैंने उसको बता दिया। उच्चतम न्यायालय, इससे जुड़ा हुआ आप अभी के लिए वर्तमान में आप देख सकते हो, है ना, इस तरह का कोई कुछ इवेंट हुआ है। अगला क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के किस मामले के निर्णय के कारण संविधान के अनुच्छेद 21 के कार्यक्षेत्र का विस्तार कर शिक्षा के अधिकार को उसमें शामिल किया गया था। तो उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश केस था जिसकी वजह से जो है ये चीज़ की गई थी, है ना। अगला क्वेश्चन है अपना, ऋग्वैदिक पणि किस वर्ग के नागरिक थे। ऋग्वैदिक पणि किस वर्ग के नागरिक थे, है ना। तो ये शब्दावली है, एक तरह से पढ़ लेना अभी भी, पुरानी अगर आप प्राचीन इतिहास पढ़ रहे हो ना तो वहाँ पे आपको वंश पढ़ लेना है, वंश के संस्थापक, कोई प्रतापी शासक हुआ तो वो पढ़ना है, और उसका वर्णन कौन से अभिलेख में है ये पढ़ना है। उसके बाद में वो जो उनकी अगर बोल सकते हैं हम राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्थाएं जो है, प्रशासनिक व्यवस्थाओं से संबंधित जो है शब्दावली है वो जरूर पढ़ना, है ना। तो इससे आपके क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। बाकी पढ़ने नहीं बैठ जाना बहुत सारा मोटी मोटी बुक लेके, मेन जो अभी मैंने पॉइंट्स बताए ना बस तुमने पढ़ लेना, हो जाएगा काम। क्या रहेगा इसका, पणि का अर्थ क्या था, व्यापारी नागरिक थे। चंड प्रगोद किस प्राचीन गण राज्य के राजा थे, तो अवंती के। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तारीख फिरोजशाही के रचनाकार कौन है, तो जियाउद्दीन बरनी है। अगला क्वेश्चन, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ, तो 1856 को ये पारित हुआ था। हिमालय की किस भाग पर करेवा भू आकृति पाई जाती है, तो कश्मीर हिमालय पे पाई जाती है। दोस्तों आज की क्लास में 2 पेपर के सॉल्यूशन में लेकर आई हूँ, इसके पहले मैं एक क्लास में 1 पेपर करवा रही थी, अभी इतना टाइम नहीं बचा है तो मैंने सोचा है मैं फटाफट करवा के जो है इसको ख़त्म करती हूँ, और कुछ और अदर अपने को जो है पीएससी द्वारा आयोजित दूसरी एग्ज़ाम्स जो करवाई गई है 23-24 में, मैं कोशिश करूँगी कि वहाँ से अपने एमपी के क्वेश्चन में लेकर आऊँ, और लगभग 5 से 6 यूनिट आपकी हो जाएगी, तो वो क्वेश्चन अपन सॉल्व करें, क्योंकि वो भी तो मध्य प्रदेश आयोग ही सॉल्व मतलब एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रहा है, तो हमको बहुत सारी चीज़ें जो हैं वहाँ से बेनिफिट मिल सकता है, बहुत सारी चीज़ों से, है ना। वो क्वेश्चन को पलट के पूछ लेता है, बदल के पूछ लेता है, पूछता वही है, टॉपिक वही रहता है ना, उसमें कुछ चेंज नहीं होता है, बस वो तरीका बदल देता है अपना पूछने का। तो वो वाले भी अगर हमने सॉल्व कर लिए ना तो हमारी काफ़ी हेल्प हो जाएगी 16 फरवरी वाले एग्जाम में, है ना। तो बने रहिए दोस्तों साथ। आगे सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। नीचे दिए गए खनन क्षेत्र और उनकी खनिज संपदा है। एक चीज़ यहाँ पे याद रखना, जब भी आप यूनिट 3 पढ़ रहे हैं भारत का भूगोल, है ना, तो उसमें अगर खनिज पढ़ रहे हैं तो खनिज में आपको क्या पढ़ना है, उसकी लोकेशन पढ़ना है, सोना कहाँ मिलता है, उसका खनन क्षेत्र जरूर पढ़ लेना, है ना। वो खनन क्षेत्र से पूछता है, उसकी स्थिति से पूछता है, ये 2 चीज आपको मेन रखना है याद, और रैंकिंग जरूर पढ़ना, 3 हो जाएगा, है ना आपका। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ही सुमेलित नहीं है ना। वन्य जीव अभ्यारण्य दे रखे हैं, उनका राज्य दे रखा है, उनकी लोकेशन पूछिए यहाँ पर भी, है ना। तो नैयर जो है छत्तीसगढ़ में, ये वाला सही नहीं है। निम्नलिखित में से किस जनगणना दशक में लिंगानुपात में भारतवर्ष में सबसे अधिक गिरावट दर्ज की गई, तो 1961 से 71। ठीक है, यहाँ पर बहुत ज्यादा जो है दशक की लिंगानुपात में गिरावट देखने को मिली थी। ये जनगणना वाले टॉपिक से था, है ना। आ रहे ना हर बार क्वेश्चन, आपने 5 से 6 साल के अभी तक क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लिए, तो उसमें आपको समझ आ ही गया होगा कि कौन से टॉपिक है जो बार बार पूछ रहा है, उन्हीं से क्वेश्चन पूछ रहा है ना। तो आप अगर ऐसे करते रहे, बहुत डीप में थोड़ा सा ध्यान दे दिया आपने इन पेपर्स के ऊपर, तो आपको बहुत सारी आपकी सिलेबस की चीज़ें और क्वेरीज जो है ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगी, है ना। अगला क्वेश्चन है, स्वर्णिम चतुर्भुज का पूर्वी पश्चिमी गलियारा निम्नलिखित में से किन केंद्रों को जोड़ता है, तो सिलचर और पोरबंदर को जोड़ता है। औद्योगिक विकास केंद्र बानमोर मध्य प्रदेश के किस जिले में है, तो मुरैना में है। मुझे इस वाला, ये आयोग ने तो इसका आंसर ये दिया है, लेकिन मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है इसके अंदर, मुझे ऐसा लग रहा है कि इसका आंसर गुवाहाटी और अहमदाबाद होना चाहिए। दोस्तों आपको कौन सा वाला सही लग रहा है, थोड़ा मैं कंफ्यूज हूँ, प्लीज़ मेरी हेल्प करो, है ना।
तो इसको आप कमेंट करके ज़रूर बताना है ना कि क्या है, ए वाला सही है या बी वाला। औद्योगिक विकास केंद्र बानमोर मध्य प्रदेश के किस जिले में है? मुरैना में। अगला है मेक इन इंडिया कार्यक्रम आरंभ किया गया, तो कब किया गया था? सितंबर 2014 में। निर्यात उत्कृष्ट शहर में एमपी के कौन से 2 शहर शामिल हैं? तो कौन से हैं? देवास और इंदौर, आपके मालवा के पठार में स्थित। भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय भारत की विदेशी व्यापार नीति से संबंधित है? तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय होगा इसका आंसर। एमपी वित्त निगम कहाँ पर है? इसका मुख्यालय इंदौर में है। अगला क्वेश्चन है बोधन दोवा किसका सेनापति था? है ना, बोधन दोवा किसका सेनापति था? तो बखतवली का। कहाँ से थे ये? सहागढ़ से। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है पूछा है, तो आपका बेगा और गोंड, ये दोनों तो सुमेलित है। इनकी उपजातियां दे रखी है यूनिट 10 का, आप देख लीजिए, है ना। तो गोंड की उपजाति अगरिया सभी लोग जानते हैं, बेगा की बिजवार, है ना। कौन सी सुमेलित नहीं है? तो आपकी भारिया और कोरकू नहीं है, क्योंकि इनकी दोनों की ही ये उपजातियां गलत दे रखी है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित वाक्यों पर विचार कीजिए। मांडू धार जिले में है, सही है। मांडू में हिंडोला महल है, ये भी सही है ना। तो ये महल से क्वेश्चन है और उनकी लोकेशन से है, तो महल भी पढ़ लेना, है ना। अगला क्वेश्चन है जल बिहारी का मेला, मेला से क्वेश्चन आ गया, पढ़ लेना मेले भी, है ना। मेन जो मेले है पढ़ लेना। जल बिहारी का मेला कहाँ लगता है? छतरपुर में, है ना। जब जल बहता है, जल बिहारी, जल बिहारी, बिहारी से समझ लो बहता, तो कहाँ पर बहता है जल? जब बारिश होती है तो छत पर बहता है, मतलब छतरपुर, ठीक है। काठी क्या है? एक लोक नृत्य है। कहाँ का है ये आप कमेंट करके मुझे बताएं। निम्नलिखित पुरस्कारों में से ये भी पढ़ लेना, छोड़ना मत, इनको बार बार आते हैं यहाँ से, ठीक है। और जनजाति नृत्य भी पढ़ना, एमपी के भी पढ़ना। निम्नलिखित पुरस्कारों के प्रारंभ किए गए वर्षों के आधार पर प्रारंभ से बाद का सही क्रम क्या होगा, है ना। तो ये खेल रत्न पुरस्कार दे दिए। अब इनका ईयर अगर आपको पता है तो आप इसको अरेंज कर पाओगे। थोड़ा सा डीप में है लेकिन आते हैं क्वेश्चन यहाँ, है ना। तो अभी बेसिक पे ध्यान ज़्यादा देना अगर आपका वो कवर नहीं है तो, और अगर वो है तो इस तरह के क्वेश्चन पे आप काम कर। हाँ, तो क्या रहेगा इसका? 3, 4, 1, 2, है ना। ये आपका हो जाएगा अर्जुन पुरस्कार, उसके बाद हो जाएगा द्रोणाचार्य पुरस्कार, और उसके बाद आपका हो जाएगा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, और फिर आपका 4th नंबर पे आ जाएगा ध्यानचंद्र खेल पुरस्कार। अच्छा, आप मुझे कमेंट करके बताइए किस खेल पुरस्कार का नाम चेंज करके मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार कर दिया। आपके इस क्वेश्चन के अंदर ही आंसर छुपा। रियो ओलंपिक 2016 के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का ध्वजवाहक कौन था? अभिनव बिंद्रा। अगला क्वेश्चन है 2018 के राष्ट्रमंडल खेलों की अंतिम पदक तालिका में भारत का क्रम क्या था? तो तीसरा था। 2028 की ग्रीष्म ओलंपिक खेलों का आयोजन किस शहर में हुआ? तो लॉस एंजल्स में हुआ। IAAF का मुख्यालय कहाँ है? मोनाको में। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में राज्य निर्वाचन आयोग के गठन के पश्चात कितनी बार आम चुनाव जो है हुए हैं, है ना। तो कितनी बार हुए? 5 बार हुए हैं। अगला क्वेश्चन है राज्य निर्वाचन आयोग नगरीय निकाय के निर्वाचन का संचालन किस आर्टिकल के तहत करते हैं? तो आपके 243 के अंतर्गत ये जो है करते हैं। अगला है पंचायती राज विषय संविधान की किस सूची के अंतर्गत आता है? तो राज्य सूची के अंतर्गत आता है। संविधान के कौन से भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान सम्मिलित किए गए? तो भाग 9 में है ये, अनुसूचियां पढ़ लेना। एमपी के निम्नलिखित शहरों में से किसकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक नहीं है ना। आधार वर्ष क्या? 2011, है ना। तो आपका उज्जैन इसका सही आंसर हो जाएगा। JSP का मतलब पूछ लिया यहाँ पर, जावा सर्वर पैजेज इसका आंसर हो जाएगा। बिंग एक वेब सर्च इंजन है, बता दिया उसने कि बिंग क्या है। बिंग एक वेब सर्च इंजन है, तो जिसका स्वामित्व और संचालन कौन कर रहा है? तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा किया जा रहा है। वेब कॉलर को इस रूप में भी जाना जाता है, तो वेब स्पाइडर के रूप में भी इसको जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस समूह में केवल आउटपुट डिवाइसेस हैं? तो आपके प्लाटर आउटपुट है, प्रिंटर और मॉनिटर। इनपुट आउटपुट डिवाइस बेसिक आपको पता होना चाहिए, ज़्यादा डिप में नहीं जाना, बस इतना पता होना चाहिए कौन से आउटपुट है कौन सी इनपुट का काम हो जाएगा। अपने ब्राउजर में सहेज कर किसी पसंदीदा वेबसाइट को जल्दी से एक्सेस करने का क्या तरीका है? तो आपका बुकमार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, कब न्यायालय सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की धारा 12 के अंतर्गत उपधारणा करेगा कि अपराध अस्पृश्यता के आधार पर कारित किया गया है? तो जब यह केवल अनुसूचित जाति के सदस्य से संबंधित है। अगला है, यदि कोई व्यक्ति
अस्पृश्यता के आधार पर किसी व्यक्ति किसी अस्पताल, औषधालय या शिक्षा संस्थान में प्रवेश से इनकार करता है, तब वह सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की किस धारा के अंतर्गत दंडनीय है? तो कौन सी धारा है वो? धारा 5। अब हमको धाराओं में नहीं बहना है क्योंकि ये पहले आते थे ऐसे क्वेश्चन, है ना। अब आयोग ने सिलेबस चेंज कर दिया है और इस तरह का जो चीज़ें हैं हमारे सिलेबस में नहीं है। बस याद रखना है तो इतना कि सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम कब आया था? तो 1955 में आया। धाराओं तक नहीं बहना, बस इतना याद, 55 में आया था सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। अगला क्वेश्चन है, अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 कब प्रवृत्त हुआ? तो कब हुआ? 30 जनवरी 1990 को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य पूछा है इसने, तो ये वाला जो है आपका अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 14(1) में स्थापित अनन्य विशेष न्यायालय धारा 2(घ) में परिभाषित है, तो ये वाला ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। अगला है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अंतर्गत किसी निर्णय, दंडादेश या आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील होती है, तथ्यों और विधि दोनों के संबंध में। अगला है, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन थे? तो डॉक्टर विक्रम अम्बालाल साराभाई थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाएं मनुष्य में एंड्रोजन हार्मोन को स्रावित करती है? तो आपकी लैडिंग सेल्स हो। वैश्विक ताप की वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस का योगदान अधिकतम है? तो कार्बन डाइऑक्साइड का है वो। मानव शरीर में किस तत्व का प्रतिशत सबसे अधिक होता है? तो ऑक्सीजन का जो है सबसे ज्यादा प्रतिशत होता है। अफीम किस श्रेणी की दवा के अंतर्गत आता है? तो औषधकारी दवा। 2019 में नई दिल्ली में आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? तो दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा जो थे वो अतिथि थे। अभी वर्तमान में आप याद रखना कि 26 जनवरी पर, है ना, 2025 में अगर कोई आए थे बाहर से तो वो कौन मुख्य अतिथि कौन थे? नाम याद। वर्ष 2015 में इंदौर में आयोजित तीसरे अंतर्राष्ट्रीय धम्म संगोष्ठी के विशिष्ट अतिथि कौन थे? तो श्री लियोम्पो दामचोर दौरजी भूटान के थे। अगला, वर्ष 2018 में भारत सरकार द्वारा प्रारंभ विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना कौन सी है? तो आयुष वाली जो योजना है, आयुष्मान भारत, तो वो सबसे बड़ी योजना है वर्ल्ड। एमपी में गरीब परिवारों की विवाह योग्य कन्याओं की आर्थिक सहायता हेतु लागू मुख्यमंत्री कन्यादान योजना की राशि को वर्ष 2019 में बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो 51,000 जो है कर दिया गया है। सन 2019 में किस भारतीय लघु फिल्म ने ऑस्कर पुरस्कार प्राप्त किया था? तो आपके पीरियड एंड ऑफ सेंटेंस ने जो है इसका खिताब जीता था। किसने जीता था? पीरियड एंड ऑफ सेंटेंस। 1842 के बुंदेला विद्रोह में प्रमुख भागीदारी देने वाले राजा हृदय शाह किस स्थान के जमींदार थे? तो आपके हीरापुर के थे। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा की गई थी? है ना, तो आपके मार्ले मिंटो अधिनियम। ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा की गई थी? तो मिंटो मार्ले सुधार 1909 के अंतर्गत की गई। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भोपाल के किस वीर ने बहादुरी पूर्ण जो है मुख्य संघर्ष कर बलिदान दिया था? तो वो फाजिल मोहम्मद खान थे, है ना। और दोस्त मोहम्मद खान ने क्या किया था? भोपाल शहर की स्थापना। पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती। अगला क्वेश्चन, रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी किस शिलालेख से मिलती है? तो दसपुर शिलालेख से। निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी पर नहीं है? तो आपका भालकुंड हो जाएगा। देख रहे हो ना, नदियों से डायरेक्ट आपको मिल रहा है क्वेश्चन देखने। निम्नलिखित में से उसके जलप्रपात हो गए, है ना। नदी वाला टॉपिक भी मैंने करवा दिया है, देख लेना आप चाहती, है ना, मेरे चैनल पे मिल जाए प्लेलिस्ट में। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग मध्य प्रदेश राज्य से नहीं गुजरता है ना? तो कौन सा है? NH 8 जो है वो नहीं गुजरता है। अब यहाँ पे प्राकृतिक आपदा दे रखी है और प्रभावित क्षेत्र दे रखे हैं। तो बाढ़ से जो प्रभावित क्षेत्र है वो कौन सा होता है? यूपी आपका, और बिहार का जो मैदानी क्षेत्र है वहाँ पर। भूकंप कहाँ पर आता है? तो हिमालय क्षेत्रों में आता है भूकंप, है ना। सूखा कहाँ पड़ता है? तो सूखा आपका पश्चिम और मध्य भारत के क्षेत्र में। सुनामी आती है भारत के दक्षिण तटीय मैदानों पर, है ना। एक बार आप मैप में देख लेंगे इसको, है ना। तो बाढ़ कहाँ आती है? आपके यहाँ पर, इस वाले एरिया में ज्यादा बाढ़ आती है ना। और सूखा कहाँ पड़ता है? तो आपके इस वाले एरिया में जो है सूखा ज्यादा पड़ता है। उसके बाद में सुनामी कहाँ आती है? तो आपके इस वाले जो ये तटीय क्षेत्र है ना, ये यहाँ पर सुनामी बहुत आती है। और
आपका जो है भूकंप कहाँ पे आते हैं, तो ये हिमालय जो रेंज है ना, हिमालय रेंज है ना, हिमालय क्षेत्रों में जो है यहाँ पर भूकंप बहुत आते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह सही सुमेलित नहीं है। तो टेलीग्राफ पट्टा हिंद महासागर में है, ये गलत है। भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतरराष्ट्रीय सीमा से क्वेश्चन नहीं है ना, आरोही क्रम में देखना है ना। तो सबसे कम नेपाल, फिर पाकिस्तान, ये जो दे रखे इसमें सबसे ज़्यादा किससे लगती है, बांग्लादेश से, चीन से, पाकिस्तान, फिर नेपाल। तो ये सही हो। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे 100 क्वेश्चन 2019 का जो प्री हुआ था उसका पेपर होता है। अब इसके बाद हम करेंगे 2020 का पेपर।